हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिजिटल एनसीईआरटी। तो आपका सीटेट का जो है रिजल्ट आ चुका है। जो जनवरी में पेपर लीक हुआ, कितने सारे काम हुए बीच में, कितने आंसर की भी आ गई और रिजल्ट भी आ गया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जिनका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया है वो तो अपनी अगली तैयारी में वैकेंसी आई है और उनको अच्छा मौका है उनके पास आगे बढ़ने का। तो वो तो अपनी जो है प्रैक्टिस में लग गए हैं और आगे कामयाब होंगे। लेकिन जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, जो एक दो नंबर से रह गए हैं या फिर जो अभी बच्चे आएंगे, नए बच्चे जुड़ेंगे, उनको वेलकम। और हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 6 to 8। पिछली बार मैंने 6 क्लास ही कंप्लीट करवाई थी क्योंकि मैंने लेट सीरीज स्टार्ट की थी, इसलिए एग्ज़ाम तक पूरी नहीं हुई। तो 6 क्लास मैंने कंप्लीट करवा रखी है और सभी की अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है 6 क्लास की, सब्जेक्ट वाइज अलग से। तो मैं आज से पॉलिटिकल 7th क्लास की स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो है स्टार्ट कर दें। जुलाई में अपना जो है अगला सीटेट होने वाला है या फिर हो सकता है अगस्त में भी हो, पता नहीं, अभी इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन एक और मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट था वो पहले सिर्फ 2 लेवल पे होता था, लेवल 1 और 2। लेकिन आगे से यानी कि ये वाला सीटेट छोड़ करके अगला जो सीटेट होगा, यानी कि जनवरी में हो सकता है 25 में या फिर हमारे 24 में ही दिसंबर में हो जाएगा, उसमें जो है लेवल 3 का सीटेट भी करवाया जाएगा। ये जो है एक सीबीएसई की उनकी बैठक हुई थी और उस बैठक में उन्होंने इसी बात पे चर्चा की थी कि सीटेट का लेवल 3 का पेपर 9th to 12th जिसमें एनसीईआरटी आएगी, वो उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी इतनी जल्दी तो शायद नहीं होगा, लेकिन जो है अगली बार अगला सीटेट जो आएगा उसमें शायद करवा सकते हैं। तो आप बच्चे जो जिन्होंने पीजी वगैरह कर रखी है और जो कि अगला सीटेट देने की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी से जुट जाओ। 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास की एसएसटी को पढ़ डालो। तो मैं फ़िलहाल तो मैं 6 to 8 ही कंप्लीट करवाऊंगी। 6 तो मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दी है और 7th क्लास की मैं अभी स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। अब की बार जल्दी जल्दी करवाएंगे। पिछली बार मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, फॉर्म भर चुके थे शायद, उस टाइम पर मैंने स्टार्ट की थी। तो आज मैं करवाने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस 7th क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे समानता के बारे में, इक्वेलिटी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। और आगे ये पूरा के पूरा चैप्टर ही समानता क्या है। और फिर जो ये बुक है 7th क्लास की पॉलिटिकल की बुक, इसमें लगभग ज़्यादातर समानता पर ही जोर दिया गया है, ज़्यादातर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं शिक्षकों के लिए हमारा संविधान के बारे में। किताब का यह खंड, यानी कि किताब का पहला हिस्सा ही बताया गया है, भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। भारत का संविधान क्या है? समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वासन देता है और इसके बावजूद क्या करता है, लोगों के रोजमर्रा यानी डेली जीवन में भी समानता जो है उनसे कोसों दूर है। यानी कि संविधान का जो पहला हिस्सा है उसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि सभी को समान नज़रों से देखो, इस बात का लोगों को आश्वासन देता है। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो है लोग इसका पालन नहीं करते, यानी कि ये समानता से कोसों दूर बताया गया है। नागरिक शास्त्र की पहले की पाठ्य पुस्तकें थी, उनमें समानता की चर्चाओं में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थी, लेकिन लोगों की जीवन की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। यानी कि बुक में तो उन्होंने लिख दिया कि समानता को इस तरह से लागू किया जाए, इस तरह से पूरी की पूरी पुस्तकें भर दी गई थी समानता के ऊपर। लेकिन क्या किया उन्होंने, तो रोजमर्रा की जीवन था लोगों का, उनके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया। और यह इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार की असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, इसके माध्यम से समानता की जरूरत और इनकी ज़रूरतों को उभारा जाएगा। इस पाठ में ज़्यादातर जोर दिया गया है समानता के ऊपर। असमानताओं को दूर करने के लिए क्या है, जरूरी कानून और नीतियाँ बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। यानी कि लोगों ने जो है, सरकार ने कानून बना दिए, नीतियाँ बना दी
और संविधान में भी अलग से कानून बना दिए समानता के बारे में। इन सबको दिखावे के लिए कर दिया है। असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि सरकार ने बार बार इनकी कोशिश की है मिटाने की, असमानता को मिटाने की। इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दों को भी देखते हैं, यानी कि इस चैप्टर में आगे चलकर हम पढ़ेंगे अफ्रीकी अमेरिकन जो थे असमानता के मुद्दे या फिर युद्ध हुए थे, जो भी आंदोलन हुए थे, उन सब के बारे में हम जानेंगे। यह स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है, सभी जगह पर असमानता देखने को मिलती है। इन अध्यायों का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारणाएं गतिमान है, यानी कि लगातार गति करती रही है, स्थिर नहीं है, एक जगह कभी नहीं रुकी। इनकी गति में इस बात से ही दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन्न आर्थिक सामाजिक मुद्दों और लोगों के आंदोलनों चलते रहते हैं, यानी कि समानता के लिए सरकार निरंतर कानून बनाती है और लोग जो है आंदोलन करते रहते हैं समानता पाने के लिए, अधिकार के लिए। इस इकाई में निहित अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक और व्यवहारिक उपयुक्त बनाने के लिए स्थानीय स्थितियों का हवाला दिया जाना चाहिए। कक्षा में समानता के मुद्दों पर चर्चा होना शिक्षक की ऐसी संवेदना और दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, यानी कि अंत तक बनी रहे, यानी कि गरिमा को और आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट 7th क्लास का। क्या आपको अपने जीवन की ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? यानी कि हर एक कोई इंसान ऐसा होगा जिसको जो है आत्मसम्मान को कभी ना कभी ठेस पहुंची होगी, और कि कैसा लगता है जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई कुछ भी बोल देता है हमें, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये काफ़ी जाना माना चैप्टर है, यानी कि हमारे डेली जीवन के बेस के ऊपर है, तो हम समझ सकते हैं। एक एक लाइन का मतलब हम अपने आप में समझ सकते हैं, अपने आप से रिलेट करके देखना आप। भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये एक फोटो दिखाई गई है किसी फिल्म का चित्र। देखिए 1975 में बनी थी दीवार फिल्म, जिसमें जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का है और फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से वो मना कर देता है। वह उसका मानना है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। हर मेहनत का काम जो है इज्जत के साथ किया जाता है। भाई लोग मेहनत करते हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो सभी की इज्जत की जानी चाहिए। ये एक चित्र दिया गया है। ये चैप्टर हमारा समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शिक्षा, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब एक समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। इसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि अब असमानता खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। क्या बताया है कि पहले जो है लोगों में असमानता थी, लोग किसी से भी बदतमीजी कर लेते थे, बदतमीजी से गरीबों के साथ ऐसे कुछ भी बात कर देते थे, तो उसका कोई कानून नहीं था। लेकिन अब क्या है, सरकार ने कानून बनाने स्टार्ट कर दिए। अब अनेक कानून जो है लोगों के सम्मान और उनकी समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। अब अनेक सारे कानून बना दिए सरकार ने। और आगे देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें कुछ निम्नलिखित है। उनमें से कुछ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहला कौन सा है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान, यानी कि कानून जो है उसकी दृष्टि में हर व्यक्ति समान, चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर घरों में काम करने वाली कांताबाई, यानी कि कोई नौकरानी, सभी के लिए कानून एक समान है और सभी को कानून का पालन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, यानी कि हर व्यक्ति को कहीं पर घूमने फिरने की, खेल का मैदान, होटल, दुकानें आदि में जाने की सभी को समानता है। सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने घाटों उपयोग कर सकते हैं। सभी को, किसी को भी जो है अलग से किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया।
अस्पृश्यता यानी कि किसी को भी छूना या फिर इस तरह का भेदभाव जो पहले किया जाता था कि नीची जाति के हैं, इनके छूने से हम अछूत हो गए, इन सब का भी जो है उन्मूलन कर दिया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजना और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। पहले तो उन्होंने कानून बना दिए हैं, ये कानून अलग से लागू कर दिए हैं कि इस कानून का उल्लंघन करने पर ये पनिशमेंट मिलेगी, सभी को इन कानूनों का पालन करना होगा। और दूसरा क्या है, सरकार ने जो है अनेक सारे कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं गरीबों के लिए, जिससे जो है सभी को फायदा मिलता है और इससे भी असमानता को दूर किया जा सकता है। भारत के में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकारों की रक्षा करते हैं। और कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अलग से कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की गई हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिलते, यानी जो पीछे उन्हें जो है अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि सरकार कोशिश तो जरूर कर रही है लेकिन लोग उनका पालन नहीं करते। इस तरह से असमानता अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम है पहला, योजनाओं के माध्यम से मध्याह्न भोजन। यानी कि मैं भी सरकारी स्कूल, यानी कि मैं भी गाँव से हूँ भाई, गाँव में सरकारी स्कूल होते हैं और आप सभी बच्चे खुद से, बच्चे ज़्यादातर ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते आए हैं, जिनके आसपास सरकारी स्कूल है। गांव में सभी को पता है सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील होती है, जो भी इसमें दोपहर में भोजन मिलता है, वो स्कूल की तरफ से फ्री होता है। इससे क्या लाभ मिलता है, जो आसपास के बच्चे जो हैं जिनके घर दूर होते हैं स्कूलों से, वो क्या करते हैं, आधी छुट्टी होते ही खाना खाने के लिए घर गए, फिर घर से क्या हो गया, वापस ही नहीं आए। इनसे उनके स्कूल के जो है स्कूल में अब्सेंट ज़्यादातर हो जाती थी, बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। कुछ बच्चे तो घर जाते थे खाना खाने, घर वाले कुछ काम में लगा देते, फिर स्कूल नहीं आ पाते। कुछ घर वालों की जो बच्चों की माताएं थी बाहर कुछ काम करने जाती, उन्हें भी ये चिंता रहती कि बच्चे इस टाइम पे स्कूल से आएंगे खाना खाने के लिए, तो खाना तैयार कर रहा हूँ, वो अपना काम छोड़ करके बच्चों के लिए आती थी। इस तरह से काफ़ी जो है ये योजना स्टार्ट की, इससे सभी को काफ़ी लाभ हुआ। इसमें हम धीरे धीरे पढ़ भी लेंगे और आप जो है अपने आसपास स्कूल होंगे सरकारी, और आप सभी को इस बात का पता भी होगा कि मिड डे मील योजना चलाई गई थी, उससे कितना फ़ायदा हो गया था और अभी भी ये चल रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया गया था और यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मिड डे मील योजना मध्याह्न भोजन, ये सर्वप्रथम कहाँ चला गई थी, तो तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे। कितने दिनों के अंदर स्टार्ट करने का आदेश दिया था, 6 महीने के अंदर। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए थे। उदाहरण के लिए क्या था, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों की ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना स्टार्ट किया था। यानी कि गरीबों के पास खाने के लिए, उनको तो भाई खाने को मिल गया फ्री में, तो बच्चे क्या हो गया, उनको लगता था कि स्कूल में बच्चे जाएंगे, उनको वहाँ पर अलग अलग से अलग अलग प्रकार का भोजन मिलेगा और बच्चे खुश हो जाते थे। मैंने खुद देखा भाई, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप भी कुछ बच्चे पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना फ़ायदा होता था। मिड डे मील मिलना, स्कूल में ही खाना और फिर वहीं पर खेलने लग जाना, इस तरह से काफ़ी लाभ होता था। और इससे जो है जो नीची जाति की जो औरतें थीं उनको काम भी मिल जाता था खाना पकाने का। इस तरह से ये यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उत्तराखंड की शासकीय शाला में बच्चों को उनका भोजन परोसा जा रहा है। जो बच्चे आधी छुट्टी के टाइम पे घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। ये देखो, ये मैंने बताया था। परंतु अब जब स्कूल में मध्यम भोजन मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में सुधार आ गया, यानी कि वे ज़्यादातर उपस्थित रहने लगे थे। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली थी। यानी कि सभी जाति के बच्चे उस भोजन को खाते थे और बच्चों में किसी को कुछ नहीं पता होता कि ये उस जाति का है, इसको छूना नहीं है, ये उस जाति का है, इसके साथ खाना नहीं खाना। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, सभी मिलजुल कर खाते थे। इससे काफ़ी जो है बच्चों में एक दूसरे के साथ दोस्ती हो गई, वहीं रहना, वहीं खाना पीना। तो इस तरह से जो है जाति के ऊपर भी असर पड़ा था, जातिगत पूर्वाग्रह भी कम होने लगे थे।
क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते थे और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए जो दलित महिलाओं को काम रखा गया था काम पर, और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते और इस कारण से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। इनसे काफ़ी हद तक जो है सहायता मिली थी। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। माध्यम भोजन जो है कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति यानी कि ये सब तो बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं बच्चे उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जैसे ये एक दलित जाति के थे, इनके साथ भी काफ़ी जो है भेदभाव हुआ था। और हमारे अंबेडकर जी के बारे में तो आपने 6 क्लास का चैप्टर जो है आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, उसमें इन्होंने अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया है। पूरा चैप्टर में इन्होंने अपनी स्टोरी बताई है भेदभाव के ऊपर। असमान स्थितियों में ढकेला जाता था जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग जो है उनको उनके समान समझने से इनकार कर देते, यानी कि कानून तो बन जाते थे लेकिन सरकार 24 घंटे थोड़ी ना खड़ी रहेगी लोगों के पास, लेकिन लोग उन्हें मानते नहीं थे कानूनों को। इनका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, यानी कि लोगों की जो सोच है ना वो धीरे धीरे चेंज होती है, एकदम से चेंज नहीं होगी कि कानून बना दिए तो सब समान हो गई, हाथ मिला लो। धीरे धीरे लोगों की सोच में चेंजिंग आएंगी। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कम नहीं है। तब ये सोच तभी बदलेगी जब लोगों को पता चलेगा कि औरत हो या फिर मर्द हो या फिर कोई गरीब हो अमीर हो, सभी जो है एक समान है, कोई भी किसी से कम नहीं है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। इसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे, यानी कि इस पूरी पुस्तक में हम जो है समानता, असमानता, इन सभी मुद्दों के बारे में जानकारी लेंगे। आगे के सभी चैप्टर में भी हमें बताया जाएगा। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या आप भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है, यानी कि हम सोच रहे हैं कि हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है उसी में असमानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है, यानी कि सभी देशों में जहां पर लोकतंत्र सरकार है वहाँ सभी जगहों पर ऐसे मुद्दे उठे हुए हैं समानता असमानता के, और सभी पर जो है संघर्ष जारी है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, उनके पूर्वज जो थे गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, इनको क्या है अफ्रीका से लाए गए थे इनके पूर्वज अमेरिका में, इसलिए इनको अफ्रीकी अमेरिकन बोलते हैं। और अफ्रीका से लाए गए थे वे जो है आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में क्या था, अफ्रीकी अमेरिकनों को जो समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था 1950 में। और इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का जो है व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था, यानी कि कानून की नज़रों में भी वे एक समान नहीं थे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए उन्हें बस से यात्रा करते समय बस में पीछे बैठना पड़ता था, और या फिर कोई गोरा व्यक्ति उन्हें दिखाई देता तो उन्हें सीट देनी पड़ती थी, सीट के लिए उठ जाना पड़ता था। इसके ऊपर एक युद्ध स्टार्ट हो गया था, किसकी वजह से, रोजा पार्क्स एक महिला है जिन्होंने सीट देने से इनकार कर दिया था। देखिए रोजा पार्क्स 1913 से 2005 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ और उसके बारे में लिखा है। ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को जब दिन भर ये काम करके थक जाने के कारण बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था।
उस सीट यानी कि ये महिला काम करके बस में बैठी हुई थी, तभी गोरा व्यक्ति आया जिसकी वजह से इन्हें सीट पर से उठकर उनको सीट देनी थी, लेकिन इन्होंने थकी हुई होने के कारण जो है सीट देने से मना कर दिया था। और इसी बात के ऊपर अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जो नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना गया था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो नागरिक अधिकार आंदोलन था, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था? रोजा पार्क्स की वजह से। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था। क्या है? राष्ट्रीय मूल अधिकार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था। और इसने यह भी कहा था कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि इस आंदोलन से क्या हुआ था, उन्हें थोड़ा बहुत लाभ भी हुआ था। उन्हें जो है अलग से स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा उनके बच्चों को, और उन्हें जो है सभी स्कूलों के दरवाजे उनके बच्चों के लिए खोले जाएंगे, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने को ही समर्थ हैं, यानी कि सक्षम है, जहाँ पर कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा जो है इनसे ऊंचा होता है। ये वो महिला है रोजा पार्क्स, जिन्होंने जो बस में बैठी हुई थी और इन्होंने एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया था। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 15 है, उसके कुछ अंश जान लेते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी लाइन उठा करके दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इससे भी किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या फिर पूर्णतः और भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं जो हैं, तालाब हैं, स्नानाघाट और क्या है सड़कें, सार्वजनिक जो है समागम, इनके स्थानों का उपयोग सभी को जो है एक समान दिया जाएगा। इनके संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि सभी को एक समानता के रूप में बांध दिया गया है, सभी को समानता दी गई है इन सभी के लिए। सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से रंग, भेद, जाति, किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना, इन सब के बारे में लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कह सकते हम। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल भी उठाते हैं। इसके केंद्र में यह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समान और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप क्या पढ़ेंगे? इस तरह समानता के प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सभी व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें कुछ जो है इनका मतलब आप जान लीजिए कुछ शब्दों का। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और इसका अर्थ है सभी वयस्क व्यक्ति, यानी कि वयस्क नागरिक जो 18 से ऊपर या इससे अधिक आयु के हैं, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि उनका बैकग्राउंड और उनकी जाति कुछ भी हो, उन सभी को क्या है वोट देने का अधिकार है। गरिमा का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान हमारा दस्तावेज है जिसमें कि देश की सरकार द्वारा पालन किए गए नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन, यह आंदोलन जो है 1950 के दशक में के अंत में प्रारंभ हुआ था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और उनके अधिकारों की मांग की गई थी रोजा पार्क्स की वजह से। ये था हमारा समानता का चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड चैप्टर को। तो हमारी पॉलिटिकल हमने स्टार्ट कर दी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और मुझे सपोर्ट करना, कमेंट में लिखकर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपके लिए जो है मैं और कौन सा जो है किताब स्टार्ट करवाऊँ, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी साथ में स्टार्ट करवाऊँ, या फिर मैं आपको पॉलिटिकल ही 7th और 8th की पहले कंप्लीट करवाऊँ।
और आप सभी से रिक्वेस्ट है और आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। इस बार तो आप सीटेट जो है क्लियर करना, और वैकेंसी अभी तो आई हुई है, जिनका सीटेट क्लियर हो गया उनके पास अच्छा मौका है, लेकिन आगे भी सीटेट हो जाएगा और वैकेंसी जो है आने के चांसेज है। तो बाय बाय सभी को, वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते।